हेलो दोस्तों, आइए आप लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ उसके एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है और सारे फैक्ट को बताए जाते हैं, चाहे वो 14 ऑप्शन को बताए जाते हैं जो बताने लायक होता है और किसी किसी में छोड़े जाते हैं जो कि आप काम का नहीं है। ठीक है, तो आप सही जगह पर आए हैं। वीडियो में बने रहिएगा। विश्वास मानिए, अगर आपने ये टेस्ट सीरीज़ कर लिया तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व करने में सहजता महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका फाइनल पार्ट है। ठीक है, इसके ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये इसका फाइनल पार्ट है और इसमें आपको पूरी टेस्ट सीरीज खत्म होने वाली है। आप देख रहे हैं दृष्टि रिवीजन का टेस्ट सीरीज है और इसके लिए है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए है। ठीक है, इसमें टेस्ट 2 है, इसका ये फाइनल पार्ट है और ये भारतीय इतिहास और भारतीय आंदोलन से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक कर लिया था और बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है देखने के बाद तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप दे सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था और इसका आंसर मैंने क्या बताया था उस पिछली वीडियो में कि दक्कन के शासकों के कारण कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर था। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से ऐतिहासिक शहरों में और एवं इसके संस्थापक कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो किसने किसका क्या किया था? तुगलकाबाद। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, तुगलकाबाद किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या पूछा गया? सही नहीं पूछा गया है। उसके बाद फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो बिल्कुल नाम से देखेंगे मैच हो रहा होगा कुछ ना कुछ। उसके बाद दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह, तो दीन पनाह किसने किया था? जहांगीर ने किया था क्या? चलो देखिए, क्वेश्चन मार्क करते हैं। शाहजहानाबाद, तो ये शाहजहां ने किया था। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये भी मैच करता है, नाम मिलता जुलता है, इसका भी मिलता जुलता है, लेकिन इसका मिलता जुलता नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक, यही सही नहीं है। अब बात आती है, अगर दीन पनाह की स्थापना जहांगीर ने नहीं किया था, ठीक है, तो किसने किया था? जहांगीर ने नहीं किया तो किसने किया? तो ये किया था हुमायूं ने। ठीक, किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ठीक है, हुमायूं ने किया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं। वर्ष 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या था? 1665 में एक संधि हुई थी मराठों और मुगलों के बीच में, तो वो पूछा वो कौन सी संधि थी? तोरर की संधि, सलाबाई की संधि, पुरंदर की संधि या पानीपत की संधि? ठीक है, तो मराठों और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, पुरंदर की संधि होती है, कब होती है? जैसे कि 1665 वहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, 1665 में होती है। थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। क्या हुआ कि जब औरंगजेब ने आदेश पे, जो मराठा शासक शिवाजी उस समय हुआ करते थे और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौते पर आधारित थी, उसको पुरंदर की संधि का नाम दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक शर्त रखी गई थी कि जो शिवाजी ने अपने नियंत्रण में 35 किलो में से 23 को मुगल साम्राज्य को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गए थे। इस संधि ने मुगल के साथ एक प्रत्यक्ष टकराव को कम करते हुए अपनी स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए शिवाजी द्वारा शत्रुता में से एक अस्थायी विराम और राजनीतिक समझौते को चिन्हित भी किया था। तो इतिहास की दृष्टि में पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट को याद रखेंगे, जरूरी है। चले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य रूप से मराठों द्वारा लगाए जाने वाले चौथे एवं स्वदेशी सर्वदेशमुखी के अनुपात में सर्वोत्तम तत्सता है? तो पहले थोड़ा इस कर के बारे में जानना जरूरी है। क्या हुआ कि जब मराठा राजस्व प्रणाली में एक चौथ कर होता था और एक स्वदेश मुखी कर होता था। ठीक है, मुख्य रूप से ये मुगल क्षेत्र में गैर मराठा क्षेत्र से प्राप्त की गई जाने वाली कर राशि हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद चौथ माने 1/4। ठीक है, 4 माने 1/4, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नाम से पता लग रहा है चौथ 1/4। ठीक है, और स्वदेश मुखी क्या होता था कि चौथ पर लगाया जाने वाला ये अतिरिक्त 10वां भाग हुआ करता था। ठीक है, 10वां भाग होता था। तो चौथ
1/4 और 10वां भाग कहाँ है, यहाँ पे 1/10 सरदेश मुखी, ये वाला ऑप्शन उनका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? बहलाल लोदी ने, शेर शाह सूरी ने, सिकंदर लोदी ने या महमूद खिलजी ने करवाया था? ठीक है, 15वीं सदी की बात हो रही है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था महमूद खिलजी ने। ठीक है, किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कई बार ऑड एंड इवन का फॉर्मूला लागू हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता इसमें से, ठीक है, तो आपने जनरली बहलोल लोदी पढ़ा है, शेर शाह को भी पढ़ा है, सिकंदर लोदी को पढ़ा है, लेकिन आपने रेयर ही कहीं पढ़ा होगा महमूद खिलजी। ठीक है, रेयर ही पढ़ा होगा, कई लोग पढ़े भी होंगे, रेयर बहुत कम लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ऑड एंड इवन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एग्जामिनर सोचता है कि जो बच्चे पढ़े होंगे, मान लीजिए आपने जो चीज़ पढ़ रखा, अगर वो ऑप्शन में देंगे तो बच्चे का माइंड करेगा हाँ इसको तो पढ़ा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों का माइंड काम करता है, और वो इसलिए एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए 3 ऑप्शन ऐसे देगा जो आपने कहीं ना कहीं सुना पढ़ा होगा कभी ना कभी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा देगा जो आपने ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है। ठीक है, तो कई बार आंसर आपका ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला हो जाता है, जो आपने नहीं सुन रखा वही आंसर होता है। आपने कई बार नोट दिया और आप पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपने ये चीज़ को नोट किया होगा। 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे हर एक पेपर में, जिसमें आपको ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला काम करता है। चलिए चलते हैं। जैनुअल अबीदीन ने कश्मीर के सिकंदर शाह की नीतियों को उलटने के लिए क्या कार्रवाई की थी? सभी हिंदुओं को निजी भूमि पर भू राजस्व का भुगतान करने की छूट दी गई थी, जबरन धर्मांतरण पुनः शुरू किया गया था, निर्वासित हिंदुओं को वापस बुलाया और राज्य में पेशकश की थी, या फिर इस्लाम को एकमात्र आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया था। तो जो अबादीन ने कश्मीर के सिकंदर शाह की नीतियों को उलटने के लिए कौन सी कार्रवाई इसमें से की थी? पहली बात तो जैनुल अबादीन कौन था? ये कश्मीर के एक शासक था। ठीक है, और इसने अपने प्रगतिशील और समावेशी शासन के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, और अगर रही बात इसकी शासनकाल की, तो इसका शासनकाल लगभग रहा 1420 से लेके 1470 तक रहा। ठीक है, ये इसका शासनकाल था। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसका शासनकाल कब तक था? 1420 से लेके 1470 तक रहा। ठीक है, कश्मीर के शासक के रूप में जाना जाता है। सिकंदर की क्या होता है, ये बहुत ही ऐसे ही नीतियों के विपरीत हुआ करता था। जो जैनुल अबादीन ने कई दमनकारी उपाय को भी पलट दिया, और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण था कि हिंदू को वापस बुलाया था, और उत्पीड़न के कारण जो वहाँ से गए थे, उत्पीड़न करके काफ़ी लोग वहाँ से चले गए थे, और जो गैर मुसलमान पर लगाया गया भेदभाव कर जो कि जजिया को समाप्त भी कर दिया था इसने, और जो हिंदू भावनाओं को समान करते हुए इसने गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्या लगाया था? गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसने और क्या किया कि जो हिंदू थे उनको महत्वपूर्ण राज्य पदों पर भी नियुक्त किया गया था हिंदू को, जिसमें धार्मिक सीमाओं पर को पार प्रशासनिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला इससे। और जो उस समय के शासनकाल में मंदिर और जो मंदिर की मरम्मत भी उसने, पुनर्निर्माण भी काफ़ी काम शुरू किया, मतलब धार्मिक सद्भावना और संस्कृति से उसने काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और अगर बात करें तो इस ऑप्शन में से क्या होगा, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उसने क्या किया, हिंदू जो चले गए थे उनको वापस बुलाया था, और फिर राज्य में जो काफ़ी पद थे उनको पद को भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी हिंदुओं को निजी भूमि पर राजस्व भुगतान, ये देखिए ये उल्टा बता रहा है। जबरन धर्मांतरण, ये भी उल्टा बता रहा है। निर्वासित हिंदुओं को वापस बुलाया, जी हाँ बुलाया, और राज के पदों पर पेशकश भी की, पेशकश यानी उनको इन्वाइट भी किया, आप इस पद पे आ जाइए। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस्लाम को एकत्रित करने का आधिकारिक धर्म घोषित किया, ये भी उल्टा बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, क्या नोट किया होगा आपने, कि आप देख रहे हैं इसमें भी ऑड एंड फॉर्मूला लगता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, और ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सेंस ये दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कई क्वेश्चन में कि बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को ही ज़्यादा अधिकतर मान्यता जाती है। रेयर क्वेश्चन हो सकता है जिसमें सही ना हो, बाकी अधिकतर में 90% क्वेश्चन में सही ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके से आप जा सकते हैं।
सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे? ठीक है, सुल्तान महमूद की बेगड़ा की जीवनी, ठीक है, राज विनोद के लेखक कौन है? गुरु गोविंद, फरिश्ता, उदयराज या फिर बालदित्य। ठीक है, तो कौन थे? वो थे उदयराज। ठीक है, उदयराज थे। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है, थोड़ा रोचक चीज़ें हैं। राज विनोद क्या थे? गुजरात के वो सुल्तान हुआ करते थे। और सुल्तान कौन थे? महमूद बेगड़ा थे। ठीक है, गुजरात के सुल्तान कौन थे? महमूद बेगड़ा थे। एक सेकेंड। ठीक है, गुजरात के सुल्तान कौन थे? महमूद बेगड़ा थे। और इनके बारे में लिखी गई जीवनी जो कि उसके लेखक उदयराज, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ही। और महमूद बेगड़ा के शासनकाल में दरबारी कवि के रूप में भी वो काम उन्होंने किया था। और इसके साथ साथ जो उदयराज हैं उनके शासन में उपलब्धियां और प्रशासनिक नीतियों को प्रमाणिक रूप से दर्जा भी प्राप्त हुआ। और जो राज विनोद हैं वो न केवल महमूद बेगड़ा के शासन के जानकारी प्रदान की, बल्कि उस समय की संस्कृति और साहित्य के विकास को भी उजागर किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये लेखक हैं राज विनोद। चलिए आगे चलते हैं। महेंद्र सूरी, जिन्होंने खगोलीय उपकरण यंत्रणा का विकास किया था, किस शासक के दिन दरबारी खगोल शास्त्री के रूप में कार्यरत थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, बाबर या फिर हुमायूं। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी में हुआ करते थे। ठीक है, महेंद्र शाह सूरी जो कि दिल्ली सल्तनत के सम्राट उस समय कौन थे? तुगलक था। यानी कौन तुगलक? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, उसमें एक दरबारी खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो उन्होंने यंत्रण नामक एक खगोलीय उपकरण का भी विकास किया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा ही गया है। मध्यकाल में भारत में जो खगोल विज्ञान और उपकरण निर्माण की उन्नत समझ को दर्शाता है। ठीक है, यंत्रणा का विकास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में वैज्ञानिक खोजों और खगोलीय अध्ययनों के महत्व को भी उसमें दिखाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणों के परिणाम को सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है? मंगोलों ने उत्तरी भारत पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित किया। मंगोलों ने दिल्ली पर कई बार अधिकार भी स्थापित किया, लूटा। मंगोलों ने निर्णायक हार हुई और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। मंगोलों ने स्थानीय राजदूतों और राज्यों के साथ गठबंधन भी किया था। ठीक, तो फिर पहले थोड़ा मंगोल के आक्रमण को भी थोड़ा देखते हैं क्या है। तो क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हुआ तो उस समय जो मंगोल आक्रमण है काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, और जिसमें से दिल्ली को टारगेट किया गया था। और उसमें 6 बड़े हमले हुए। ठीक है, 6 बड़े हमले हुए थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूती से इसका विरोध भी किया और आक्रामक सैन्य रणनीतियाँ अपनाई, जिससे उसमें सुधार हुआ और दिल्ली की जो सेना है उसको मजबूती मिली। और मंगोल जो सेनाएं थीं उनका मुकाबला करने के लिए उन्होंने निर्णायक रूप से हराने में सक्षम भी हुए। और अगर बात करें मंगोल की भारी क्षति भी उठानी पड़ी, इसके साथ साथ नॉर्मल सी बात है। और शासनकाल में वे क्या हुआ, कभी भी दिल्ली में सफलतापूर्वक घुसपैठ या लूटपाट नहीं कर सका। इसमें न केवल राजधानी को सुरक्षित किया गया, बल्कि भविष्य में जो मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए उसको भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो प्रभावी रूप से सैन्य नेतृत्व और प्रशासनिक तैयारी ने यह सुनिश्चित किया कि मंगोल का खतरा निष्प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो अब आप इसमें से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, मंगोलों ने उत्तरी भारत पर अस्थायी नियंत्रण नहीं, मंगोलों ने दक्षिण भारत पर कई बार अधिकार किया, बिल्कुल नहीं। अभी क्या बताया मैंने, मंगोल ने निर्णायक हार हुई, उन्हें भारी क्षति भी उठानी पड़ी, नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी युद्ध में जाते हैं तो उनको हार का भी सामना करना पड़ता है, जीत का भी सामना कर सकता है, और क्षति तो नॉर्मल है, चाहे आप जीतेंगे चाहे हारेंगे, क्षति तो होनी ही है। ठीक है, तो यही आंसर आपका होगा। बाकी आगे चलते हैं। महमूद गवा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? उसके बाद सही कथन को बताना है। क्या बताना है? सही कथन को बताना है। विजयनगर क्षेत्र कांची, पश्चिमी तट गोवा, कोणार्क और मालाबार क्षेत्र। महमूद गावा के नेतृत्व में जो हुआ था उसके बारे में बताना है। तो पहली बात, महमूद गावा को थोड़ा जानते हैं क्या है, कैसे हैं, फिर आप आंसर खुद बताइएगा। जो बहमनी साम्राज्य हुआ करता था उस समय,
वो उसके एक वजीर हुए, ठीक है, बहुत ही फेमस वजीर हुए, उनको महमूद गावा कहते थे, ठीक है। तो ये क्या थे, बहमनी साम्राज्य के एक वजीर के रूप में काम किया करते थे और वो अपने क्षेत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बहुत सारी निभाई। उसी में से ये कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं और उनको ही बताना है। उन्होंने क्या किया था कि जो विजयनगर क्षेत्र था उसमें एक हिस्से में कांचीपुरम पर सफलता प्राप्त की और उसके बाद मतलब विजय प्राप्त किया और उसके बाद दक्षिण अभियानों में उनके सैन्य कौशल को भी ये चीज़ दर्शाता है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने पश्चिमी तट पर उन्होंने गोवा और दाभोल पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। पश्चिमी तट पे तो पश्चिमी में ये यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हैं कि ये वाला आपको पता ही लग गया, अभी मैंने आपको बताया एक्सप्लेन में, तो ये वाला भी आपका इसमें होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो महमूद गावा हैं उनकी विजय बहमनी राज के तटीय उपस्थिति को मजबूत करने और दक्षिण विजय नगर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक है। बाकी ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। तो आंसर ए और 1 और 2 होना चाहिए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य अंतर्गत नयनार प्रणाली का विस्तार किया था? निकोलो डे कोटी, डेमिंगो पेश, अब्दुल रजाक या फिर डुआर्टो बारबोसा? किसने किया था? ठीक किया था डोमिंग पेश ने किया था, ठीक है, डोमिंग पेश ने किया था। मध्य पाषाण काल में गुफा चित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्र मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ये तो सही है। उत्तर पाषाण काल में की तुलना में मध्य पाषाण काल की चित्रकला का आकार बड़ा होता था। ऐसा क्या? ऐसा होता था? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो चित्रकला का आकार था वो उत्तर पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटा हो गया था, ना कि बड़ा हो गया था, ठीक है। छोटा हो गया था, ना कि बड़ा हो गया, इसलिए ये वाला आपका गलत है। बाकी आंसर के साथ जाएंगे तो ये जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद सही जो कथन है उसको आपको बताना पड़ेगा। भीमबेटका का अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण युग की हैं, बिल्कुल जी सही है। भीमबेटका विंध्याचल पर्वत में भोपाल के दक्षिण में स्थित है और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो बिल्कुल 2003 में ही किया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, एक के साथ जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते समय ऑप्शन भी ध्यान देंगे, ठीक है, ऑप्शन भी ध्यान देंगे। अजंता की गुफा संख्या 9 से 10 में भित्ति चित्र किस युग से संबंधित थे? मौर्य युग से, शुंग युग से, शुंगा पीरियड से, या फिर गुप्त युग से, या फिर कुषाण युग से संबंधित थे, ठीक है। तो जो अजंता की गुफा है उसमें 9 और 10 नंबर के जो भित्ति चित्र हैं वो किस युग से हैं? वो हैं शुंग युग से हैं, ठीक है, शुंग युग से हैं। और जो बाकी बचे हैं 9-10 सिर्फ शुंग युग से हैं और जो बाकी बचे हैं जो और भी भित्ति चित्र हैं वो गुप्त युग के हैं, ठीक है। 9-10 को छोड़ के ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। 9 और 10 को छोड़ के बाकी जितने भी बचे हैं वो आपके गुप्त वंश से संबंधित हैं, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल सम्राट की चित्रकला में योगदान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। मुगल वंश की वृक्ष वंश चित्रण लिए विजय की संरचना बिल्कुल सही है। फारसी प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। शाहजहां के अमूर्त चित्रकला और इस्लामी लेखक को प्रोत्साहित किया और यूरोप को सख्त समाप्त किया था क्या? जी नहीं, यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो शाहजहां है वो शाहजहां ने केवल अमूर्त चित्रकला को इस्लामी कैलीग्राफी को प्रोत्साहित किया। वास्तव में उसने जो यथार्थवादी चित्र था स्वर्ण रजत के प्रयोग कर उसे चमकीले रंगों और यूरोपियों वाले प्रभुत्व को शांत चित्र में प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो यही सही नहीं है। बाकी ये वाला भी सही है। प्राकृतिक स्थिति तो आपका आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे विवरण दिया गया है, यहाँ संबंधित वस्तुकला सम दिए गए हैं। कलश,
छात्र, चैत्य और अंड, अंड, ठीक है, या अंडा जो भी है। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको मिलाना है, ठीक है, क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। कलश, एक सेकंड नीचे देख लेते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे है, ओ ठीक है। तो कलश, कलश कहाँ पे होता है, स्तूप की संरचना का क्षेत्राधिकार होता है क्या, पेन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो कलश क्या स्तूप की संरचना का होता है, शिखर के ऊपर चौड़े मुंह वाला सजावटी घड़ा, जी बिल्कुल यही सही है, ठीक है। छत्र, छत्र क्या होता है, ये क्या होता है कि जो स्तूप होता है उसके शीर्ष पर स्थित एक छत्राकार संरचना होती है, उसे राजसत्ता या दिव्य संरक्षण का भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है स्तूप, ठीक है, छत्राकार संरचना। उसके बाद चैत्य की बात करें तो चैत्य क्या होता था एक्चुअली में, जो बौद्ध धर्म होता था उसमें जो पूजा स्थान होते थे उनको चैत्य कहते थे, और उसमें क्या एक छोर पर स्तूप होता था और यह सामूहिक उपासना के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एकत्र होकर पूजा करने के लिए स्थान को चैत्य कहते हैं। उसके बाद आप एक ही देख रहे हैं, अंड, अंड का मतलब होता है अर्धवृत्ताकार गुंबद, ठीक है, एक ही ऑप्शन चाहे, बाकी आप यहाँ पे मैच कर लेंगे कौन सा आपका सही है। आगे चलते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, जो मोढेरा है उसका सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा भोज के द्वारा, राजेंद्र चोल के प्रथम के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, या फिर राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो पहली बात तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये कब बनवाया गया था, 11वीं शताब्दी में बनवाया था। अगर बात करें किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा, ठीक है, राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया था, 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा है, इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसमें प्राचीन काल का सबसे ऊंचा विमान भी है क्या, चलो देखेंगे बाद में, तो पहले कोई ऑप्शन देखते हैं। इसे राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था और बाद में होयसले के अधीन इसका विस्तार भी हुआ था। इसे राज चोल के द्वारा बनवाया गया था और यह अपने ऊंचे विमान एकामश शिखर के लिए प्रसिद्ध है। इसे कुलोतुंग चोल द्वारा स्थापित किया गया था या और मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर की बात हो रही है, आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर इसकी बात करें किसने बनवाया था, तो राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, राज प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। कब बनवाया था, 1009 ईस्वी में बनवाया गया था, ठीक है। और इस मंदिर में जो वास्तुकला है वो सर्वोत्तम उपलब्धि माना जाता है। आज भी इस मंदिर में जब देखते हैं तो इतिहासकार या फिर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं वो भी हैरान रहते हैं। यहाँ भारत के सबसे बड़े ऊंचे मंदिरों में से एक माना जाता है, ठीक है, भारत इंडिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक माना गया इसे। और इसका जो विमान है लगभग, मतलब जो इसका ऊंचाई है वो लगभग 70 मीटर है। इसके ऊपर एक गोलाकार शिखर भी है, ठीक है। और यह भारत का पहला मंदिर था जिसने 2 विशाल गोपुरम और मूल रूप से शामिल किए गए थे इसमें, जो कि चोल राजवंश के वास्तुकार की जो क्षमता को दर्शाता है ये, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, ये नरसिंह वर्मन नहीं, मैंने अभी बात करा राजा चोल, ठीक है। तो राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो यही इसी ऑप्शन में है। और यह अपने विमान और एक शिखर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सी आंसर होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है और विचार करने के बाद सही ऑप्शन को बताना पड़ेगा। अशोक स्तंभ में एक के मुनियन स्तंभ दोनों एकमश एक पत्थर से बने संरचनाएं थी और विभिन्न अलंकारों से सुसज्जित भी थी। मौर्यकालीन स्तंभ की सतह पर सामान्यतः चिकनी होती थी, जबकि फारसी स्तंभों की सतह पर धारियां या रेखाएं उकेरी जाती थी, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर सही है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्यों गलत है, क्योंकि जो अशोक स्तंभ था उसमें जो मौर्य कालीन के द्वारा बनाए गए थे, नॉर्मल सी बात है, और वह एक ही पत्थर पर मुख्यतः जो कि
कौन सा पत्थर था? चुनार बलुआ पत्थर था, ठीक है, उससे तराशे गए थे और उसमें एक साथ ही स्तंभ होते थे। इसमें जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उसका उल्लेख देखने को मिलता है, शिलालेखों को अंकित किया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो एक स्तंभ है ये नहीं था, बल्कि ये अनेक पत्थरों को जोड़ कर बनाया गया था, ठीक है, अनेक पत्थरों को जोड़ कर बनाया गया था, इसलिए ये आपका गलत है यहाँ पे। ताजमहल, जो आप ताजमहल कभी जाएं आगरा में जो है उसको देखें तो उसमें भी एक एक पत्थर को काट के बनाया गया है, ठीक है। एक जो उसकी डिज़ाइन है वो एक एक पत्थर को काट के फिर उसमें फिट किया गया है, ठीक है। तो ऐसी संरचनाएं कुछ स्तंभ में भी मिलती थी, तो ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करने के बाद सही वाले को बताना पड़ेगा। सिंधु घाटी में मानव अलंकृत की टेराकोटा मृतिक मूर्तियां कांस्य और पत्थर की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी तथा परिष्कृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, परंतु इससे बनी मोहरें का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। टेराकोटा का तो प्रयोग किया गया था, तो प्रमाण जब मिला नहीं तो पता कैसे लगा? ये तो गलत है। सिंधु घाटी में मानव आकृतियों की टेराकोटा मृतिका मूर्तियां कांस्य और पत्थर मूर्तियां तुलना में अधिक यथार्थवादी और परिष्कृत थी। तो क्या था इसमें? जो टेराकोटा की मूर्तियां होती हैं वो विशेष रूप से मातृ देवी की होती हैं, ठीक है, और ये कम परिष्कृत और अधिक साधारण होती हैं। इसके विपरीत इसमें क्या होता है? प्रसिद्ध जो कांस्य डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो पाई गई है उसमें स्टीटाइट में जो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति पाई गई, हमने देखा होगा फोटो वगैरह में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है 12th में, जैसे कि मूर्तियों में अधिक यथार्थवादी और परिष्कृत मानी जाती है, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोनों ही सही नहीं है, ये भी तो सही नहीं था, ये भी सही नहीं है। बी आंसर मारेंगे, आगे चलेंगे। डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी पर खोजी गई थी? डांसिंग गर्ल हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदाड़ो? तो कहाँ मिली थी? सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है, मतलब आता है, प्रसिद्ध का मतलब ये है क्वेश्चन आता है, तो ये मोहनजोदाड़ो की है, ठीक है। कहाँ की है? मोहनजोदाड़ो की है, में मिली थी, मोहनजोदाड़ो में मिली थी। और पूछा जाए कब मिली थी? 1926 में मिली थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में या फिर भोपाल में? ठीक है, तो कहाँ करेगा? भोपाल में करेगा, ठीक है, भोपाल में करेगा। भोपाल कहाँ पे है? एमपी में है, ये तो पता ही होगा, क्या बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो। एनीवे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर कथनों विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा योजना को लागू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। नागालैंड की राज्य सरकार ने बीमा योजना को लागू करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपदा प्रबंधन क्षेत्र की बीमा लागू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। दूसरा भी सही है, एसबीआई के साथ ही एमओयू पर समझौता का ज्ञापन हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। और रही बात ये कब से कब तक है? 2024 से लेके 2027 तक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 और 2 दोनों सही हैं, एक मारेंगे, आगे चलेंगे। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बैंकॉक, ढाका, काठमांडू या फिर नई दिल्ली? ठीक है, तो ये किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। आगे चलते हैं, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। बिस्मेट जो इसका तो फुल फॉर्म जानते होंगे, ठीक है, ये सारे देशों के नाम हैं। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से, ठीक है, ऐसे ऐसे वाक्य इसको बताने की जरूरत है नहीं, आप देख लेंगे, बताएंगे तो वीडियो फालतू लंबाई हुई, इसको मतलब है नहीं, मिस्टेक का। आगे चलते हैं। पेरिस में ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और कौन सा कथन सही है? मनु भाकर एक ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट महिला है। स्वतंत्र भारत की पूछा गया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 4 पदक जीते थे, जो किसी भी ओलंपिक खेलों में से उसकी सर्वोच्च संख्या दर्शाती है। ठीक है, क्या बोला है? भारत ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में निशानेबाजी में 4 पदक जीते, जो ओलंपिक खेलों में सर्वोच्च संख्या दिखाती। बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी जीते गए हैं। तो ये वाला लेकिन आपका सही है, आंसर 1 सही है। ऑप्शन कहाँ है? आंसर 1 बी। ठीक है, बी को मारेंगे। और रही बात पेरिस ओलंपिक की, जो कि 2024 में हुआ, इसका समापन भारत के समग्र तालिका के 71वें स्थान पर रहने के साथ साथ जो टोक्यो में 2020 में अपने 48वें स्थान पर गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, भारतीय एथलीटों में 16 खेलों में से 69 पदक स्वर्ण प्रतिस्पर्धा करने वाले अपने प्रतिभागी को प्रदर्शन किया था, जिसमें से लक्ष्य सेन, मनु भाकर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय की नैतिक उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया? स्लोवाकिया, थाईलैंड, रोमानिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये थाईलैंड की उनको पीएम को बर्खास्त कर दिया। किस स्थान पर लगातार 6ठे वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी शीर्ष स्थान से प्राप्त किया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो कहाँ से किया? तो ये किया आईआईटी दिल्ली से किया। ठीक है, 17वें फिल्म पुरस्कार के संबंध में इन कथनों में विचार करना है। विचार करने के बाद बताना है कौन सा कथन सही है इसमें से। सिनेमा पर सर्वोच्च पुरस्कार का पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। बिल्कुल दिया गया। सर्वोच्च गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार द प्ले को दिया गया। ठीक है, द प्ले को दिया गया। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि मिरर को दिया गया है, आईना। ठीक है, जो आईना थी इसके निर्देशक कौन थे? सिद्धांत रैना थे, सरीन थे, सिद्धार्थ सरीन था। ठीक है, तो ये गलत है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार द मिरर को दिया गया, ये गलत है, अदला बदली कर दिया गया है। ठीक है, गैर फीचर का पुरस्कार किसे दिया गया? द मिरर को। सर्वोच्च फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया? द प्ले को दिया गया। ठीक है, तो ये क्रॉस कर दिया गया इधर का इधर, तो इसलिए दोनों गलत हैं। आंसर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के संबंध में विचार करना है और सही कथन को बताना है। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों को मौजूद मध्याह्न भोजन को बदलने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कूलों में मौजूदा मध्य भोजन को योजना बदलने के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बदलने के लिए नहीं बल्कि पोषण के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, पोषण के लिए शुरू की गई थी, तो इसलिए ये वाला गलत है। आंसर मानेंगे 2 को। आगे चलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपा मलिक को, गुरशरण सिंह को, सत्यप्रकाश सावंत को या फिर राजेश तोमर को? ठीक है, तो ये किया गया सत्यप्रकाश सागवान को। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्बन प्रत्ययन कार्यक्रम के तहत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला कौन सा एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? चीन का हवाई अड्डा चांगी हवाई नहीं, चीन का नहीं, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, टोक्यो हेनरा हवाई अड्डा बीजिंग का, कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो ये IGI एयरपोर्ट है, दिल्ली बन गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री को न्यायाधीश नियुक्ति की? केन्या, दक्षिणी अफ्रीका, घाना या फिर नाइजीरिया? ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका की को अपनी पहली मुख्यमंत्री न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP 2024 के संबंध में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहली बार 2024 में इसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। बिल्कुल सही है।
जी पद्मानंदन को जीव विज्ञान के विशेष रूप से मलेरिया अनुसंधान और उनके आजीवन योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न की प्राप्ति किया गया है। तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही हैं, ए और दो दोनों सही है। सी को मारेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। पेन चेंज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे दिवस दिया हुआ है, यहाँ पे दिनांक दिया हुआ है, ये मिलाना है, ठीक है। क्या दिया गया है? दिवस और दिनांक दिए गए हैं, को मिलाना है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को, ठीक है। विश्व मानवतावादी दिवस, तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। और उसके बाद बचता क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो एक ही बचता है 10 अगस्त, ठीक है। तो इसको बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, अगस्त चल रहा है, अगस्त की बात हो रही है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रमोचित भारत का पहले पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एसआर, रहुमी-1, गगनयान एक्स या फिर अग्नि-एच, ठीक है। हाल ही में भारत द्वारा छोड़ा गया पहले प्रयोजित हाइब्रिड रॉकेट का नाम पूछा गया है, तो रूमी है, ठीक है, रूमी-1। हाल ही में समाचारों में देखे गए भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के गाइडेड बम का नाम क्या है? शौर्य, प्रचंड, गौरव या फिर अस्त्र, ठीक है। क्या है? गौरव नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? गौरव नाम दिया गया है। DRDO द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में प्रतिष्ठित पाटा को गोल्ड अवार्ड 2024 से जीता गया है? राजस्थान, केरल, सिक्किम या फिर गोवा, ठीक है। तो कौन सा है? वो है केरला है, ठीक है, केरला है। रोड टू स्कूल परियोजना उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू की गई है? बनारस, गोरखपुर में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही कथन को बताना है। नीति के अंतर्गत सरकार को उन प्रयोजित कंटेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अपमानजनक हों, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत अंतर्गत इन्फ्लुएंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से उनके प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की सीमाएं भी निर्धारित की गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और दो दोनों हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आंगनवाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस शहर में स्थापित किया गया है? लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में या फिर कानपुर में? कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में किया गया है। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बनारस में, अयोध्या में, प्रयागराज में या फिर मथुरा में, ठीक है। बनारस, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। इसमें से कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो प्रयागराज में किया जाएगा, पहला देश का भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार 2024 संबंध किस कथनों पर विचार करना है और सही आंसर को चुनना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जो कि शहरों को उनकी वायु की गुणवत्ता के आधार पर रैंक प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रैंक प्रदान करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। श्रेणी 1 के शहरों में 10 लाख जनसंख्या से अधिक सूरत, जबलपुर, आगरा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से स्थान दिया गया है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि जो श्रेणी 1 है उसमें 10 लाख से अधिक हैं, ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या को दिया गया है। ये भी सही है, नहीं गलत नहीं है, सही है, ठीक है, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, ठीक है, सही, ये भी सही है। तो ये लोग आते 10 लाख से अधिक। तो ए और दो दोनों सही हैं। सी को मानेंगे, आगे चलेंगे। गिद्ध गणना 2024 जो गिद्धों की संख्या निगरानी के लिए नागरिक विमागान पहल को WWF इंडिया के नाम से निम्नलिखित में से कौन से मंच पर सहयोग शुरू किया गया? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारत जैव विविधता पोर्टल, बर्ड काउंट इंडिया, भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बर्ड और बर्ड काउंट इंडिया। आगे चलते हैं। नेक्सस ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द
स्टोन एज टू एआई पुस्तक के लेखक कौन हैं? युval नोवेल हरारी, वाल्टन इकामस, बायर की डॉल्टन या फिर स्वीटन जनस। ठीक है, तो कौन है? तो यह युval नोवेल हरारी है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिवस और थीम है उनकी क्या गई थी 2024 की? ठीक है, 2024 का थीम पूछा गया है, आ सकता है क्वेश्चन में। सुमेध नहीं पूछा गया है। विश्व समुद्री दिवस, भविष्य की दिशा और सुरक्षा, यही गलत है। ठीक है, गलत है, गलत है क्या? नहीं गलत है, सही है ये। ठीक है, सही है ये। विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और शांति, पर्यटन और शांति बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बिल्डिंग बेकर वोटर, अंतर्राष्ट्रीय क्या है? बिल्डिंग बैक वेटर, सही है क्या? सही है? आप लोग हाँ सही तो हो गया, आपने पहले भी किया था। गलत है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? क्या थी थीम? शांति के लिए संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, शांति के लिए, शांति के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये थीम थी, तो यही आपका गलत है। आंसर क्या होगा? यही होगा, सी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस, साइन ऑफ द फॉर साइन लैंग्वेज, बिल्कुल सही है ये। आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका एआई में से टॉप 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाला भारत के किस केंद्रीय मंत्री का नाम है? राजीव चंद्रशेखर, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान या फिर निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम टॉप 100 में है। महिला में देखा जाए निर्मला सीतारमण। ठीक है, इनका भी नाम है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही को बताना पड़ेगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजाति परिवारों के कल्याण के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह योजना 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजाति बहुल गांवों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। तो बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। जिसे बताने वाला है उसी में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। आपके एग्जाम आने हैं, आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं। कैंसर मूनशॉट पहल के संबंध में निम्न कथन में विचार करना है। कैंसर मूनशॉट पहल UNICEF द्वारा इको पैसिफिक क्षेत्र के कैंसर देखभाल के लिए बनाने के लिए किया गया था। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करके और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने कर कैंसर के देखभाल तंत्र को सुदृढ़ करना है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है और आंसर भी आपका दूसरा ही है। पहला गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि जो कैंसर मूनशॉट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर की देखभाल को बदलने के लिए ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और US ओपन 2024 में टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? सारा एरारी और आंद्रो वावासोरी मिक्स डबल ग्रेड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली ऑल इटालियन जोड़ी बनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ईगा स्वियातेक US ओपन 2024 की महिला सिंगल्स खिताब जीता। ठीक है, महिला सिंगल्स खिताब जीता। तो ये गलत है, क्योंकि आरेना सलबोका ने US में ओपन महिला में सिंगल्स खिताब का जीता तो है, पर वह अपने ओपन एरा की एक सीजन में सिनाटी ओपन और US ओपन महिला खिताब जीतने वाली चौथी खिलाड़ी बन गई हैं। उससे पहले यह उपलब्धि किसी और ने ली थी। किसने ली थी? 2010 में किम क्लाइस्टर्स ने दी थी। इसके बाद 2014 में भी हुआ, सेरेन विलियम ने लिया। ठीक है, और उसके बाद 2023 में कोको गॉफ ने भी लिया था। इसलिए ये कथन गलत है, पहली महिला नहीं है। आगे चलते हैं, आंसर मारेंगे एक को, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और 45वें शतरंज ओलंपिक 2024 संबंधित बताना है। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों का प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत ही एक संस्करण में पुरुष और महिला दोनों के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बन गया है। जी नहीं, पहला देश नहीं बना है, तीसरा देश बना है।
ठीक है। इससे पहले भी भारत शतरंज जो ओलंपियाड हुआ था उसके इतिहास में सोवियत संघ यानी कि यूएस, रूसिया और चीन के बाद ये तीसरा स्थान बना है भारत, ठीक है। तो ये आपका गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? सुशील कुमार, मोहित अग्रवाल, संगम सिंह या फिर दीपक मुनिया, ठीक है। तो कौन बने हैं? संगम सिंह बने हैं, ठीक है, संगम सिंह बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो संग्राम सिंह थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचार की निम्नलिखित कथन विचार करना है और जो 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन से संबंधित है उसको बताना है। सही कथन को बताना है। 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्र सुरक्षा और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मैत्री की पहल शुरू की थी। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। चलेंगे आगे। सेमिकॉन इंडिया 2024 में निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? प्रगति मैदान में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में या फिर इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में किया गया था। तो ये कहाँ शुरू किया गया था? सेमिकॉन इंडिया, तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। क्या किया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था। भारतीय कला महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही आंसर को बताना है। हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम में आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। आगे चलेंगे। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 56, 52, 58 या फिर 60 थी, ठीक है। तो कितने थी? 58 थी, ठीक है, 58 थी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके बाद सही आंसर को बताना है। केरल ने इस सूचकांक को लगातार तीसरी बार स्थान प्राप्त किया है। कितनी बार? तीसरी बार लगातार स्थान प्राप्त किया है। राज्य सूचना सूचकांक रिपोर्ट में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा 2019 में प्रतिवर्ष जारी किया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर केरल की बात करें तो केरल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में 6ठे स्थान पर रहा है, ठीक है, 6ठे स्थान पर रहा है और ये दूसरी बार है, ना कि तीसरी बार है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, बाकी ये सही है। आंसर मानेंगे 2। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स 2024 किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक ने किया है, ठीक है। तो किसको मिला है? ये मिला है, केरल को मिला है। भारतीय रेलवे की पहली नमो रैपिड रेल सेवा निम्नलिखित में से किस शहरों के बीच संचालित की गई थी? सूरत से वडोदरा, राजकोट से जामनगर, अहमदाबाद से भुज या गांधीनगर से और सूरत, ठीक है। तो ये अहमदाबाद से भुज के लिए किया गया था वंदे मेट्रो सेवा का शुरुआत। नमो भारत रैपिड रेल की सेवा, ठीक है, हाँ, नमो भारत रैपिड रेल की थी। कहाँ से किया गया था? अहमदाबाद से भुज तक। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज के संबंध में कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद सही कथन को बताना है। नए ध्वज को अशोक चक्र भारतीय संसद भवन और संविधान की प्रस्तावना दी गई थी। बकवास हो रहा है। नए ध्वज के अनावरण और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय परिषद किया गया था। तो बिल्कुल गलत है। गलत है तो सही क्या है फिर? गलत है, सही क्या है? क्या होता है? 1 सितंबर 2024 की बात है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज को लेकर प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, ठीक है। और यह कार्यक्रम भारत मंडपम में होता है जो कि नई दिल्ली में है। और इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के होता है और उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, ठीक है। और नए ध्वज की बात करें तो ये नीले रंग का होगा और इसमें एक अशोक चक्र होगा, सर्वोच्च न्यायालय का भवन होगा और भारतीय संविधान होगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का भवन होगा, नए ध्वज में क्या होगा? अशोक चक्र यहाँ पर बताया गया है, अशोक चक्र होगा, भारतीय संसद भवन
नहीं, यही गलत है, ठीक है, इसलिए गलत है। तो ये दोनों ही गलत है, डी मारेंगे ऑप्शन। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? ठीक है, रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रसाद मौर्य को ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसने दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। कहाँ दिया? न्यू दिल्ली में दिया। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन घोषित? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया है? इजराइल, बहरीन, जॉर्डन या फिर तुर्की? ठीक है, तो ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल है, चर्चा में था, इजराइल चर्चा में था। क्वेश्चन आगे संभावना है, ध्यान रखेंगे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में विचार करना है और उसके बाद सही कथन को बताना है। उसने भारत के पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिसो डी अल्मेडा का स्थान लिया था। क्या लिया था? फ्रांसीसी द अल्मेडा का स्थान लिया था। एक सेकेंड इजराइल में नहीं था, जॉर्डन नहीं। ठीक है, हाँ वही तो मैं सोचूँ, जॉर्डन। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करेंगे, एक को छोड़ के बी मार्क करेंगे, जॉर्डन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो उसने भारत के पुर्तगाल गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का स्थान लिया था। बिल्कुल सही है। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सही है। सी को आंसर मारेंगे। आगे चलेंगे। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आर्कबोट पर आक्रमण करने का प्रस्ताव का मुख्य कारण क्या था? कर्नाटक की राजधानी की संपत्ति पर कब्जा करना, त्रिचनापोली में शत्रु का ध्यान भटकाना, फ्रांसीसी गठबंधन का सुनिश्चित करना, संपूर्ण दक्षिण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो ये है त्रिचनापल्ली से शत्रुता को भटकाना, इसका मुख्य वो था। आगे चलते हैं। एक्सला सपेल की संधि के साथ समाप्त होने वाला वैश्विक संघर्ष कौन सा था? 7 वर्षों का युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार, एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध या फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम? ठीक है, तो ये क्या था? ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए था। ठीक है, एक्सपोलो का संधि का संबंध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश क्राउन के मामलों के बीच कड़ा पृथक्करण हुआ करता था। बकवास बोल रहा है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक नियंत्रित संस्था थी और अनुदान एवं सब्सिडी के लिए फ्रांसीसी सरकार पर भारी रूप से निर्भर थी। तो बिल्कुल ये सही है, 2 आपका आंसर सही है, बाकी ये वाला गलत है। ठीक है, मामलों के बीच पृथक्करण कड़ा हुआ करता था। बिल्कुल पृथक्करण होता तो फिर कैसे चलता? बिल्कुल पृथक्करण नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरत की संधि जो कि 1775 में होती है, इनमें से क्षेत्र के अंग्रेजों को सौंपा गया था पुणे का और अहमदनगर, सूरत और भरूच, साल्सेट और बेसिन या फिर मालवा और कोणार्क? ठीक है, तो ये साल्सेट और बेसिन को सौंपा गया था। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में सैन्य सहायता के लिए प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले या फिर वारेन हास्टिंग? ठीक है, कौन था? वो था डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले था। लाहौर की संधि किस युद्ध को समाप्त करने के बाद हस्ताक्षरित की गई थी? ठीक है, तो ये प्रथम आंग्लो सिख युद्ध के समाप्त होने को की गई थी। ठीक है, कब होता है ये? 1846 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डलहौजी कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विलय नीति के तहत अग्रसित नहीं था किया गया था? अवध, झांसी, नागपुर, जयपुर? ठीक है, तो आप सब जानते हैं अवध को नहीं किया गया था। ब्रिटिश भूमि की राजस्व प्रणाली में किस प्रणाली के अंतर्गत दामिनी एको क्षेत्र को कृषि के उपयोग में लाया गया था? रैयतवाड़ी को, मालवाड़ी को, तुगलकदारी को या फिर अस्थाई बंदोबस्त को? ठीक है, तो ये लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त को। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 की बात है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त या फिर जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो कौन है वो? रमेश चंद्र दत्त हैं। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त हैं। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली के संदर्भ में
निजामत शब्द का निम्नलिखित कार्यों में से संबंध भी करता है। निजामत किसको कहते थे बंगाल द्वारा शासन प्रणाली के संदर्भ में? राजस्व कर, राजस्व संग्रहण, व्यापार प्रशासन, पुलिस और न्यायिक कार्य, या फिर भूमि मापन बंदोबस्त। ठीक है, तो निजामत किसको कहते थे? पुलिस और न्यायिक संबंधित कार्यों को निजामत कहा जाता था। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में भारतीय सिविल सेवाओं को क्या परिवर्तन लाया गया था? भारतीयों के लिए आरक्षण, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कंपनी के द्वारा प्रतिस्थापन किया गया था, संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया था और भारतीय राजाओं द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा कंपनी के संरक्षण प्रतिस्थापन किया गया था, बिल्कुल यही सही है। चार्टर अधिनियम ये लिखा हुआ है, बताने की जरूरत ही नहीं है, आगे चलते हैं। पेन चेंज करने का टाइम आ गया है। विद्रोह दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? आप सब जानते हैं, बिहार और बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, बिहार और बंगाल का क्षेत्र। मिदनापुर विद्रोह, मिदनापुर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये बंगाल में होता है। मेमिया के विद्रोह की बात करें, मेमोरिया विद्रोह। ठीक है, मेमोरिया विद्रोह कब होता है? तो ये होता है, कहाँ होता है मेमोरिया विद्रोह? तो ये होता है असम में होता है। ठीक है, असम में होता है। बेदनूर विद्रोह कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और रही बात इसकी, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं, तो इसका डेट भी याद जानना जरूरी है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये कब होता है? 1763 में से लेके 1800 तक के आसपास होता है। ठीक है, मिदनापुर विद्रोह कब होता है? तो ये होता है 1766 और 67 में होता है। मेमिया विद्रोह की बात करें तो ये होता है 1759 से लेकर 99 तक, और बाकी एक बचता है कौन सा? बेदनूर विद्रोह। तो ये होता है 1797 से लेकर 1800 में होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जाननी जरूरी थी, बता दिया। आगे चलते हैं, अभी पेन बदलने का टाइम नहीं गया है। ठीक है, व्यक्ति दिए हुए हैं, यहाँ पे भूमिका दी हुई है। ठीक है, इनको बताना है, व्यक्ति और भूमिका। बहादुर शाह जफर दिल्ली के नामवरत सम्राट थे, बिल्कुल सही है। जनरल बख्त खान दिल्ली सैन्य के कमांडर थे, बिल्कुल। हेनरी लॉरेंस लखनऊ के ब्रिटिश निवासी थे, बिल्कुल थे। नाना साहब कानपुर के पेशवा थे, यानी कि चारों ही सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी चारों सुमेलित हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ए आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन सीली के वर्ष 1857 के विद्रोह के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, छोटे राजवाड़ों द्वारा प्रायोजित विद्रोह जिसमें जन समर्थन कम था, स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें कोई स्वदेशी नेतृत्व नहीं था, लोकप्रिय कृषक विद्रोह। 1857 की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो एक तो ये भी है। ठीक है, और उसके बाद अगर बोले तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसे अगर ज़्यादा देखें तो इसको मानेंगे, सी को, स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें कोई भी स्वदेशी नेतृत्व नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत वर्ष में 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं थे? ठीक है, केटी तेलंगन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में प्रभाव नहीं था? ठीक है, नहीं पूछा गया, प्रभाव नहीं था। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत, ये तो था। फूट डाल राज को, ये फेमस है, ये तो था ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये उस समय नहीं हुआ था। यही आंसर है आपका। ठीक है, सी। जातिगत भेदभाव वगैरह ये भी होना, तो नहीं था, प्रभाव नहीं था, तो यही नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की एक प्रावधान की विशेषता थी? ठीक है, प्रकाशन गृह को बंद करने मजिस्ट्रेट को आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती थी। केवल अंग्रेजी प्रशासकों को नहीं, जिला मजिस्ट्रेट को प्रकाशकों की जमानत राशि जब्त कर ली सकता था। तो बिल्कुल यही सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय विकास क्रिप्स मिशन को भेजने के तत्कालीन प्रभाव को बढ़ाता है? ठीक है, किस अंतर्राष्ट्रीय विकास ने
क्रिप्स मिशन को भेजने के लिए तत्कालिकता को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र संगठन, जापान की भारत पर आक्रमण की धमकी, यूरोप में डीडी लैंडिंग या फिर रूस हिटलर पर आक्रमण। तो जापान की भारत पर आक्रमण की धमकी को, ठीक है। नई तालीम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा जाकिर हुसैन समिति द्वारा की जाती है। बिल्कुल, नई तालीम मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से सीखना, तो बिल्कुल ये भी सही है, सही पूछा है, आंसर सी मानेंगे। आगे चलेंगे। वर्ष 1959 के लिए नील विद्रोह के संदर्भ में कथनों को विचार करना है और सही बताना है। दिगंबर विश्वा और विष्णु विश्वा ने बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो जी बिल्कुल सही है। सरकार ने विद्रोह के दमन कर दिया और आदेश के किसानों के नील उत्पादकों को जमीन पर नील की कृषि करने से मना नहीं कर सकते थे, मना कर सकते थे, ठीक है, ये गलत है। एक आंसर मानेंगे। आगे चलेंगे। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा की स्थापना के समय महासचिव कौन हुआ करते थे? तो कौन थे? बाबा रामचंद्र देव थे, ठीक है, बाबा रामचंद्र देव थे। बारदौली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी? ठीक है, क्या भूमिका निभाई थी? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वृद्धि के मुद्दे पर सत्याग्रह व्यक्तिगत रूप से तो नहीं किया था। उन्होंने 1929 में बारदौली जांच समिति की रिपोर्ट नहीं, उन्होंने 1928 में बारदौली का दौरा किया, जो इस कारण समर्थन करने में के लिए प्रतीकात्मक हुआ। उन्होंने एकजुटता द्वारा देशव्यापी सविनय अवज्ञा की घोषणा की। बकवास है ये भी, इसी आंसर मानेंगे और आगे चलेंगे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? 1940 की प्रतिक्रिया को पूछा गया है। इसमें डोमिनियन स्टेट के प्रभाव को स्वीकार किया गया? नहीं। इसे संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया है? बिल्कुल नहीं। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया? जी हाँ, 1940 की जो अगस्त प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है, यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं। सूर्यसेन के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए और सही बताना है। उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सूर्यसेन, ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो बिल्कुल से लिया। वह उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया? जी बिल्कुल नहीं, कैद किया गया था, ठीक है। कब कैद किया गया था? इनको 1926 और 1928 के बीच कैद किया गया था, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1930 में बंगाल और चटगांव शस्त्रागार में छापे का नेतृत्व किया था? जी बिल्कुल किया था, तो ये गलत है। बाकी 1 और 3 सही है। आंसर कहाँ है? 1, 2, 3 इसमें है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जलियांवाला बाग घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि शुरू की गई थी? लंदन टाइम्स, यूरोपीय हार्ट, द मॉर्निंग पोस्ट या फिर द हिंदू? ठीक है, तो कौन सा वो? द मॉर्निंग पोस्ट था। BR अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में निम्न कथन विचार करना है। विचार करने के बाद क्या बताना है? सही जो होगा वो बताना पड़ेगा। उन्होंने वर्ष 1936 में दलित वर्ग और औद्योगिक श्रमिकों के हितों के प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी? जी हाँ, बिल्कुल की थी। वर्ष 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकार और समस्या के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया था? तो बिल्कुल किया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी सही पूछा है तो BC को मारेंगे। बाकी चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1943 में बंगाल में अकाल सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से था? ढाका, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कोटाई, तमलुकबाद और ढाका, कामरून, मालदा और पुरी, फजापुर, हुगली और कटक में, ठीक है। तो कहाँ था ये? ढाका, मुर्शिदाबाद, किशनगंज में था, ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान समर्थन आधार संबंध नेताओं में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित की बात हो रही है, पेन चेंज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। नाना साहब अजीमुल्ला राजनीतिक प्रचार विशेषज्ञ थे। नाना साहब क्या थे? अजीमुल्ला एक्सपर्ट पॉलिटिशियन प्रोपेगेंडा, तो जी बिल्कुल सही था। लक्ष्मीबाई अफगान सैनिक की थी? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। अच्छा, समर्थक किसका प्राप्त था, किसकी? ठीक है, हाँ, तो अफगानों का समर्थक प्राप्त था, ठीक है, ओके। बहादुर शाह जफर ब्रिटिश प्रशिक्षित भारतीय अधिकारी? जी नहीं, यही गलत है, इसका समर्थन नहीं प्राप्त था, बल्कि नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, तो ये गलत है। बाकी 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं। 1930 में धरासन नामक सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथन विचार करना है।
और सही काले को बताना है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, गलत है पहले ही। नहीं, महात्मा गांधी तो क्या, ठीक है पढ़ते हैं। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। नहीं, ये गलत है। सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है, ये गलत है। यह सविनय अवज्ञा के दौरान नमक सत्याग्रह को श्रृंखला को अंतिम था। अंतिम तो नहीं था भाई ये, इसके पहले भी हुआ है। कहाँ हुआ है? बम्बई में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सही बताना है, सही तो दोनों नहीं है, ठीक को मारेंगे, आगे चलेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संवैधानिक विकास ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्यों था? प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए ब्रिटिश संसद का नेतृत्व तैयार करना? जी नहीं। मुस्लिम लीग के मुसलमानों के बीच समावेशी विकास को विकसित करने के लिए अगले जन संघर्ष का नेतृत्व करना? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक योजना तैयार करने के पहले भारतीय प्रयास था? तो बिल्कुल ये सही है। 1919 भारत सरकार अधिनियम का? नहीं, ये सब नहीं है। 1920 के दशक में वामपंथी राष्ट्रवादियों के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मांगे हुआ करती थी? ठीक है, मांगे कौन कौन सी थी? पूर्ण स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक विरोधी समाजवादी न्याय समन्वय, बिल्कुल सही है। स्वराजवादियों और अपवर्तनवादियों की दोनों आलोचना करते थे, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, डी को मानेंगे, आगे चलेंगे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और सही वाले को बताना पड़ेगा। इस अधिवेशन में अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। जी हाँ, यह अधिवेशन लगभग एक दशक के बाद नरमपंथी और गर्मपंथी के पुनर्जनन का प्रतीक था। तो बिल्कुल दोनों सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी षड्यंत्र संबंधी घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है। लगता है पेन बदलने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अलीपुर, ठीक है, अलीपुर कब हुआ था? अलीपुर के इंसिडेंट कब होता है? ये 1908 में होता है, ठीक है। कब होता है? 1908 में होता है। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस कब होता है? तो ये होता है 1929 में, ठीक है। चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रेड की हत्या कर दी थी। तो कब की थी ये? चापेकर बंधुओं ने ये 1897 में की थी। कानपुर बैलिस्टिक षड्यंत्र केस ये हुआ था 1924 में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे क्या बैठता है। आगे चलते हैं। भारत रक्षा अधिनियम 1905 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था और ब्रिटिश बलूचिस्तान और संथाल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को बाहर रखा गया था। गलत है ये। अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह से व्यक्तिगत गिरफ्तार करने का अधिकार दिया और यहाँ तक कि कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी निर्धारण किया था। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। और ये गलत क्यों है? पहली बात तो ये गलत क्यों है? क्योंकि यह अधिनियम जो था ये स्पष्ट रूप से बिहार, बलूचिस्तान और संथाल परगना और अंगूर जिले सहित पूरे ब्रिटिश भारत को विस्तार था, ठीक है, ना कि केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश भारत शासन के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है, बाकी और आपका ये आंसर होगा। आगे चलते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन के दौरान निरस्तीकरण के संदर्भ में कथन विचार करना है, ठीक है। और उपयुक्त कथनों में से यहाँ सही कथन को चूज करना है। यह निरस्तीकरण वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। तो बिल्कुल सही है। निरस्तीकरण के पश्चात बिहार, उड़ीसा, बंगाल को विलय कर दिया गया था। निरस्तीकरण के बाद बिहार और बंगाल, उड़ीसा को बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बिहार उड़ीसा है वो बंगाल को विलय नहीं किया गया था, बल्कि जो उन्हें एक अलग प्रांत बनाने की बात की गई थी इस चीज़ में, ठीक है। और असम को भी एक अलग प्रांत बनाया गया था। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। विभाजन के समय निरस्तीकरण उपरांत राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा गलत है, बाकी एक और तीन सही है। देखते हैं कहाँ पे है। सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सी नहीं होगा, दो गलत था ना वहाँ पे। हाँ, दो गलत था। तो दो गलत था, तो एक और तीन होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक भारत में इल्बर्ट बिल विवाद के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इल्बिल क्या है? एक सेकेंड। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल।
इसे असहयोग आंदोलन द्वारा शुरुआत की चिन्हित किया गया था, बिल्कुल नहीं। इसे औपनिवेशिक न्याय प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया था, बिल्कुल यही सही है, बाकी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ़राजी आंदोलन की स्थापना की थी? ठीक है, फ़राजी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये शाह वजी उज़ला, सैयद अहमद मौलवी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर हाजी शरियतुल्लाह। तो हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। ठीक है, कब किया था? 19वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्वरूप और शिष्य विषय वस्तु क्रांतिकारी नहीं। स्वरूप और सुधारवादी लेकिन विषय वस्तुकारी में पुनरुत्थवादी, बिल्कुल ये भी नहीं है। स्वरूप और पुनरुत्थवादी लेकिन विषय वस्तु में सुधारवादी, तो जी हाँ, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। लगता है पेंशन करने का टाइम आ गया है क्या? तो पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह कब होता है? ये होता है 1778 में होता है। ठीक है, 1778 में। और चुआर विद्रोह, तो चुआर विद्रोह कब होता है? 1776 में होता है। 76 में होता है क्या? चुआर विद्रोह कब होता है? तो ये होता है 1795 से 16 तक होता है। ये क्षेत्र में नहीं होता है। और संथाल विद्रोह तो फेमस है, आप लोग जानते होंगे। संथाल विद्रोह 1855 से 56। ठीक है, 55-56। कोल विद्रोह, ठीक, कोल विद्रोह कब होता है? ये एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपका यही होगा। बाकी यहाँ पे आप मैच कर लेंगे। वैसे आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए था? 1 का 2 इसमें है, तो आंसर वैसे ही मिल गया। ठीक है, आई होप आप लोग सही से चीज़ों को किए होंगे, क्वेश्चन को पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ जरूर करेंगे, और कमेंट में सुझाव देंगे कि और क्या आपको रिफॉर्म चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।